तुम्हें बहुत थॉटफुल रहना होगा। जंग लिंगोंग ने इसे स्वीकार किया। एक घुटने पर नील होकर टी कप लिया। यस, मैं लाओ की टीचिंग्स फॉलो करूंगी। जैसे ही उसने टी कप लिया, एक ब्लैक हैंड आगे आया और जान लिंगोंग के हाथ से कप ले लिया। इतना ग्रैंड सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है। एज के हिसाब से मैं जान लिंगोंग से ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ। दूसरों को रिजेक्ट करते वक्त उसने अपनी डिटर्मिनेशन साफ दिखा दी। बोलते हुए उसने हॉट टी सिप कर ली। टी पीना मतलब डिसाइपल स्वीकार करना। फिर भी वो इतना कुछ बोल रहा था। मेरे पास हाथ पैर हैं, मुझे कोई सर्व क्यों करेगा? बो ने देखा वो जरूरत से ज्यादा पोलाइट हो रहा है। उसने साई लेकर कहा, वन डे टीचर, लाइफ टाइम फादर। ये ट्रेडिशन नहीं टूट सकता। ये सुनकर वो कुछ कह नहीं पाया। टी पीने के बाद वो कप चबाने वाला था, लेकिन मुस्कुराते हुए बलो की बात की तारीफ भी की। मगर उसका रूल था रूल्स फॉलो ना करना। आज जंग लिंगतोंग मुझ पर डिपेंड नहीं है। फ्यूचर में भी उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। वो हीरो की तरह सबको फ्रीडम और ब्लेसिंग्स दे रहा था। बो और जान लिंगतोंग बस खड़े सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। वो आगे बोला, मेरे साथ चलोगी तो सिर्फ एक काम करना होगा। जो तुम सबसे अच्छा करती हो उसी में यूनिक बनना। क्या कहती हो? डेयरिंग हो? उसने हाथ बढ़ाया। जान लिंगोंग ने कामली सोचा। पीछे खड़ा बालो टैलेंट छीने बिना उसे खुद डिसाइड करने दे रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसकी तरफ दौड़ गई, नई शुरुआत के लिए। बीओ चुप रहा, उन्हें जाने दिया। अचानक वो खुशी से बोला, बो एक और बात, मेरी थीसिस के बारे में। अब जांग लिंगोंग की हेल्प है। मेरी पसंदीदा हेवनली द जल्दी सॉल्व हो जाएगी और एंशिएंट नर्चरिंग टेक्निक्स का डेवलपमेंट। तुम्हारी थीसिस भी सेटल हो जाएगी। बात पूरी होने से पहले ही बालो समझ गया। आंखें बंद कर ली। पहले स्पिरिट ओपनिंग सीखना चाहते हो? वो हंसा। ओह माय, तुम सच में मुझे समझते हो। ओल्ड मैन ने आंख खोलकर कहा, सपने मत देखो, पहले थीसिस खत्म करो, फिर बात करेंगे। मैं अपने डिसाइपल संभाल सकता हूँ, तुम्हें नहीं संभाल सकता क्या? उसे मानना पड़ा। टंग क्लिक किया। ये बूढ़ा सच में स्टबर्न है। तभी बाहर से ब्लैक क्लोक पहना एक आदमी आया, एक घुटने पर नील होकर रिपोर्ट दिया, वैनगार्ड इन्वेस्टिगेशन टीम शहर लौट आई है। बोर्डा ने पूछा, कितने लोग लौटे? पूरी टीम सेफ लौटी, कोई कैजुअल्टीज नहीं। ये सुनकर समझ गया मामला टेंस था। सुपिंग ने पूछा, क्या हुआ? ब्लेयो ने धीमी आवाज में कहा, टीम का कांटेक्ट एक बार टूट गया था, लगा डिजास्टर हो गया। सेफ लौटना लकी है। आज रात नर्चरिंग मास्टर कॉन्फ्रेंस के बाद हम रिपोर्ट मीटिंग करेंगे और वाइल्ड एरिया की एबनॉर्मल चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के आधार पर सुपिंग अब भी बीओ की बात ध्यान से सुन रहा था। हर बेस के पावर हाउसेज मौजूद रहेंगे, इसलिए तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। सुपिंग ने सिर हिलाकर अग्री कर दिया। उस रात नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में सब लोग इकट्ठा थे। बस होस्ट के आने का इंतजार था। इंतजार करते हुए सब शॉक्ड और वरीड थे। सबने बाला की एबनॉर्मल चेंजेस वाली बात सुनी है ना आने से पहले। हाँ, कई पेट्स उन जगहों पर दिख रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से छिप रहे हों। इतने बड़े एरिया के पेट्स को क्या डिस्टर्ब कर सकता है? कहीं 4 किंग्स तो नहीं? पता नहीं, बस उम्मीद है वो ना हो। तुम जानते हो 4 किंग्स की स्ट्रेंथ हेवनली फेट रेल्म यानी लेजेंडरी लेवल पीक होती है। वाइन टावर के लोग भी शायद जीत ना पाए। फुसफुसाहट चल ही रही थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन लियू गोंग चियाओ ने अनाउंस किया, अब नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन की वाइल्ड एरिया इन्वेस्टिगेशन टीम रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगी। कई दिनों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और 5 अलग अलग सिटीज की टीम्स की वेरिफिकेशन के बाद हमें फिंक्स से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर सब चौंक गए। एक आदमी बोला, क्या? फिर एबनॉर्मल चेंजेस की वजह क्या है और कांटेक्ट क्यों टूटा? कैप्टन ने एक बड़ा स्टोन निकाला। इसी वजह से ये एक मिनरल है और मुस्कुराकर बोला, ये ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। उसने अपने पेट को स्टोन खिला दिया। कुछ ही सेकंड्स में रैंक 9 लोअर ब्लड लाइन वाला सिल्वर वुल्फ इवॉल्व होकर रैंक 9 मिडिल कॉम्बैट पावर तक पहुंच गया। बोआ ने चेक करके कहा, ये टेम्पररी बफ नहीं, परमानेंट कॉम्बैट पावर इंक्रीज है। सब हैरान रह गए क्योंकि नॉर्मली रैंक 9 लोअर बीस्ट को मिडिल तक पहुंचने में कम से कम 3 साल लगते हैं। कैप्टन ने गंभीर होकर कहा, तुम सबने अंदाजा लगा लिया होगा, वाइल्ड एरिया में स्टारी स्काई का नया क्रैक खुला है। उस क्रैक के दूसरी तरफ एक प्लैनेट है जहां ये मिनरल मौजूद है। वो आगे बोला, उस क्रैक के आसपास बहुत सारे वायलेंट फियर्स पेट्स जमा हो गए हैं। स्केल इतना बड़ा है कि बी लेवल बेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम का कांटेक्ट इसलिए टूटा क्योंकि वो क्रैक के अंदर जांच करने गए थे। स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए हमें जल्दी उन बीस्ट्स को हटाने का तरीका निकालना होगा। सही है, वो बीस्ट्स माइनिंग में रुकावट भी हैं और आसपास के बेसेस के लिए खतरा भी, इसलिए पास में बेस बनाना अर्जेंट है। कैप्टन ने अग्री किया।
हमारी टीम उस क्रैक तक जाने का शॉर्टकट जानती है। हम पहले एडवांटेजस टेरेन पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाई कॉम्बैट पावर वाले एलीट्स को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर एक हैंडसम आदमी पीछे बैठे एलीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक सूटेबल पर्सन यहाँ मौजूद है। ये कहते हुए उसने सुपिंग की तरफ इशारा किया और बोला कि भाई सुपिंग, उम्मीद है तुम आगे आओगे। सुपिंग का नाम सामने बैठे आदमी ने इंट्रोड्यूस किया। कैप्टन ल्यू गोंगचा ने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और चौंक कर बोला, सच में वही है। उसकी नजर में वो बस काले कपड़े पहना काले बालों वाला एक लड़का था जो आखिरी रो में बैठा था। इतना यंग कोई इतना स्ट्रांग हो सकता है, अब पीछे हटना भी पॉसिबल नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना मुश्किल था। सुपिंग बोला, मेरा सुझाव है कि पहले उस पेट और मिनरल स्टोन को टेस्ट किया जाए जिसने इसे यूज किया है। इस मिनरल की सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स कंफर्म किए बिना रैश एक्शन नहीं लेना चाहिए। ल्यू गोंगचा खुश नहीं हुआ, भौं उठाकर बोला, हम इसे 10 दिन से यूज कर रहे हैं, कोई बैड रिएक्शन नहीं दिखा। फिर उसने सवाल किया, क्या ये यंग मैन हमारी टीम की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस पर शक कर रहा है? अगर प्रॉब्लम होती तो क्या हम जान जोखिम में डालकर इसे लाते? क्या हम जिंदा लौटते? सुपिंग ने जवाब दिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस 10 दिन क्रॉनिक टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए काफी नहीं। दोनों में कोई पीछे नहीं हट रहा था तो बो को बीच में आना पड़ा। उसकी बात सुपिंग की तरफ झुकी हुई लगी। नई चीज को सिर्फ अच्छे साइड से नहीं, बुरे साइड से भी देखना चाहिए। इस बार ये बूढ़ा सुपिंग की राय से सहमत है। बाला ने सुपिंग को बुलाया था, इसलिए वो उसे क्रिटिसिज्म में हारने नहीं देना चाहता था। ल्यू गोंगचा ने मजबूरी में मिनरल स्टोन ट्रे पर पटका और सबऑर्डिनेट्स को हटाने को कहा। बड़बड़ाते हुए बोला, कब से हमारी एसोसिएशन किसी यंग मैन के कमांड में चलने लगी? ओल्ड मैन हंसकर बोला, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, पुराने पेड़ों पर नए पत्ते निकलते हैं। कभी कभी यंग जनरेशन को भी मौका देना पड़ता है। आखिरकार सुपिंग की राय के मुताबिक स्टोन टेस्ट के लिए भेज दिया गया। 5 घंटे बाद काले क्लोक वाला आदमी रिजल्ट लेकर आया। अब से इस मिनरल को एनर्जी क्रिस्टल कहा जाएगा। 10 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बाद कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिला। साइड इफेक्ट्स लगभग 0 हैं। ल्यू गोंगचा खुश हो गया, मुस्कुराते हुए बोला, देखा सुपिंग, तुम्हें मौका देना बेकार था। हम 15 साल से ऑनियरिंग वर्क कर रहे हैं, गलत कैसे देख सकते हैं? बाकी लोग भी बोल पड़े, हाँ सुपिंग, नॉर्मल आदमी का एक्सपर्ट को कमांड करना ठीक नहीं। कैप्टन ल्यू स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बात सुनो। वो हंसते हुए बोला, अब कोई प्रॉब्लम बची है या इसे यहीं खत्म करें? सुपिंग ने फिर पूछा, क्रैक के दूसरी तरफ की दुनिया कैसी है? क्या वहाँ नेटिव्स हैं? उनकी कॉम्बैट पावर क्या है? तभी स्क्रीन से क्रैकलिंग साउंड आने लगा। गोंगचा उस क्रैक में घुसते वक्त की हिस्ट्री रिप्ले कर रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस की कुछ लाइंस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, जैसा आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की दुनिया में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं, और नेटिव्स हैं या नहीं अभी तक मिले नहीं, इसलिए पता नहीं। मतलब वो इलाका अब भी पूरी तरह मिस्टीरियस पॉइंट था, एक भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं। सुपिंग ने लीडर के सामने हाथ बांध कर कहा, काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारा जवाब तो 3 साल के बच्चे से पूछने जैसा है। न इमेजेस न इन्फॉर्मेशन, बस एक स्टोन लाकर बता रहे हो। ऐसे कैसे पता चलेगा दूसरी तरफ क्या है? सुपिंग मन ही मन सोच रहा था, मुझे बस उस दुनिया का शेप पता चल जाए। नर्चरिंग सिस्टम की मदद से एक सेफ और सीक्रेट रास्ता निकाल लूंगा। इतना पावरफुल रिसोर्स है, वहां जाना रिस्क लेकर भी वर्थ है। सीइंग इज बिलीविंग। सुपिंग तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ उन फियर्स बीस्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने एडवेंचर टीम के साथ जाने का फैसला कर लिया। लियोंग चाओ हंसकर बोला, ये वॉरियर है, मुझे तो इसमें एस्ट्रल एनर्जी की हल्की सी भी फीलिंग नहीं आ रही। सुपिंग बोला, मेरे लिए कम से कम 15 रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स अरेंज करो। बाओ ने शांत नजरों से देखा और बोला, कैप्टन ल्यू, तुम साल भर वाइल्ड एरिया में रहते हो, शायद बेस सिटीज की हालत नहीं जानते। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये यंग मैन नया लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर है। सुपिंग, अकेला 10 लोगों के बराबर है। तुम कह रहे हो इसमें एस्ट्रल एनर्जी नहीं, अगर ये चाहे तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। वाइस प्रेसिडेंट की बात सीधे ल्यू गोंगचा के कान में गिरी। वो चौंक गया, ये सच में लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर है। तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैं अभी एरोगेंट हो गया था, इतनी कम उम्र और इतनी स्ट्रैटेजी, तुम जरूर जीनियस हो। सुपिंग चुप रहा, उसके मूड चेंज पर कुछ नहीं बोला। ल्यू गोंगचा आगे बोला, 3 और टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स मिल जाएं तो हम बीस्ट नेस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सुपिंग ने मना नहीं किया और गोंगचा मान गया। बालों ने हालात को असेस किया। बहुत अच्छा, आज रात स्टाफ तैयारी करेंगे, सब लोग एक रात रेस्ट करो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। ऑपरेशन को नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का सपोर्ट मिला था, इसलिए बात अलग थी। अगली सुबह लाल पत्तों के विशाल फॉरेस्ट में अचानक बार बार पंखों की आवाज गूंजी। हेलीकॉप्टर तेज चक्कर खाती स्पीड से जंगल के ऊपर से गुजरते हुए नीचे एल्टीट्यूड पर आने लगा। अंदर से अनाउंसमेंट हुई, हम डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। कार्गो होल्ड के अंदर सुपिंग और लू गोंगचा खड़े थे। बाकी लोग हेलीकॉप्टर के पीछे लगे बेंचेस पर बैठे थे। सभी कॉम्बैट गियर में थे, सिर्फ सुपिंग नहीं। वो हमेशा की तरह आराम से वही कपड़े पहने था। उसके पास बैठी लड़की बोली, कैप्टन ल्यू, क्रैक इसी फॉरेस्ट में है,
फिर सैटेलाइट लोकेशन कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहा? उसका नाम यिंजी था। वो टाइटल लेवल रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर पेट वॉरियर थी, नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के डायरेक्ट अंडर। उसके बगल में बैठा हान लांग भी उसी रैंक का था और बोला, आपने शॉर्टकट लेने को कहा था, सीधे उड़कर आना तो बहुत ऑब्वियस है। ल्यू गोंगचा बोला, स्पेस क्रैक एक केव के अंदर छुपा है, सैटेलाइट का न मिलना नॉर्मल है, नीचे डेंस फॉरेस्ट है, पैदल आओगे तो खो जाओगे। इसलिए शुरुआत से एसोसिएशन ने हाई क्वालिटी हेलीकॉप्टर अरेंज किया। फिर दूर देखते हुए खुश आवाज में बोला, मैं 15 साल से एसोसिएशन में हूँ, क्या तुम टाइटल लेवल लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? हान लांग और यिंजी चुप हो गए। आखिर वो टीम लीडर था, उसका एक्सपीरियंस सब जानते थे, लेकिन सूपिंग मन ही मन सोच रहा था, ये आदमी अजीब है, कुछ छुपा रहा है, सीधे जवाब नहीं देता, बस घुमा रहा है। तभी अचानक उसका शरीर जोर से एक तरफ हिल गया। पूरा हेलीकॉप्टर अटैक बचाने के लिए झुक गया। बीच का गन बे नीचे फॉरेस्ट पर लगातार फायरिंग करने लगा। पायलट की वार्निंग गूंजी, एनिमी अटैक कर रहे हैं, जल्दी स्कैटर हो जाओ, यह जगह क्रैक के पास है। लियोंग च्याओ के आदेश पर सब हेलीकॉप्टर से कूद पड़े। सभी तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गए।